गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लेक्चर नंबर 3 में अपन एक मैट्रिक्स का इनवर्स किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं उसको लेकर बात करेंगे और उसके ऊपर कुछ बेस्ड थ्योरम्स को लेकर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अर्थात किसी भी मैट्रिक्स का अपन व्युत्क्रम किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं उसको लेकर अपन बात करेंगे। आपके पास में अवयव का व्युत्क्रम या व्युत्क्रम अवयव, अब देखिए अपन प्रीवियस चैप्टर में यदि जाते हैं जो कि 3rd नंबर चैप्टर था आपका मैट्रिक्स, उसमें अपन ने देखा था मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक बात, अर्थात अपन ने अवयव गुणन सिद्धांत के अंतर्गत अवयव के गुणधर्म पढ़े थे, गुणन के गुणधर्म। उसमें अपन ने एक बात पढ़ी थी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपके पास में कौन सा पढ़ा था अपन ने? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यदि आपको याद हो तो उसके अंतर्गत अपन ने बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि यदि आपके पास में कोई दो अवयव है ए और बी और दोनों का ऑर्डर इक्वल है, तो अपन ये कह सकते हैं कि यदि अपन ए और बी दोनों इक्वल ऑर्डर के हो और स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उनका मैं यदि गुणा करता हूं तो वो यदि गुणा आपके पास में कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो जाए, अर्थात इकाई अवयव प्राप्त हो जाए, या फिर अपन उसी प्रकार बी ऑफ ए, अर्थात ये दोनों आपके पास में सिमेट्रिक हो या कम्यूटेटिव हो, तो यदि ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन आता है तो उस केस में बी है वो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता था और ए है वो बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता था। अर्थात ए और बी आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स थे। तो यहां पर भी देखिए, यदि आपके पास है, मान लीजिए अपन मान लेते हैं यदि ए तथा बी समान क्रम के वर्ग अवयव हो तो हो, या फिर लिख सकते हैं तथा ए बी बराबर आई बराबर बी ए, जहां पर आई भी उसी क्रम का, जो आपके पास में ए और बी ऑर्डर है, आई भी उसी क्रम का इकाई अवयव है, इकाई अवयव है, तो बी को ए का व्युत्क्रम या इनवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्क्रम कहते हैं। यदि आपके पास में कोई दो इक्वल ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हो और यदि अपन उसका दोनों का मल्टीप्लाई करें और अपने को कोई एक इकाई अवयव प्राप्त हो जाए, तो उस केस में जो बी है वो ए का इनवर्स कहलाएगा। अब बात सुनिए, यदि बी ए का इनवर्स है तो बी बराबर क्या आएगा? मैं इसको ए इनवर्स को इस प्रकार लिखता हूं, ए इनवर्स। अब देखिए, यदि बी का मान मैं इसमें पुट करता हूं तो देयरफॉर अपने पास में क्या आ जाएगा? a इंटू ए इनवर्स बराबर आई बराबर ए इनवर्स इंटू ए, ये आपके पास में आ गया। इसके अनुसार और इसके अनुसार अपन देखते हैं कि दोनों तरह से आपके पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है, क्योंकि a इंटू ए इनवर्स करेंगे तो भी अपन को यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त होगी और a इनवर्स का मैं a के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तभी भी मुझे इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स की प्राप्त होगी।
तो उस केस में अपन ये कह सकते हैं कि ये और ये आपके पास में क्या है, सिमेट्रिक है या कम्यूटेटिव है। ये सिमेट्रिक होने के कारण, सममित होने के कारण, यदि आपके पास में B है, वो आपके पास में यदि A का व्युत्क्रम है, तो उस केस में A भी B का व्युत्क्रम होगा, अर्थात A तथा B है वो परस्पर एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं। तब तो देयरफॉर अतः A तथा B परस्पर एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं। ठीक बात। तो ये था, यदि आपके पास में B है, वो A का व्युत्क्रम है, तो उसे अपन B बराबर क्या लिखेंगे, A इनवर्स, और A B का व्युत्क्रम है तो A बराबर अपन लिखेंगे B इनवर्स। ठीक है। तो ये है आपके पास में इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, अर्थात किसी भी आव्यूह का अपन इनवर्स किस प्रकार डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए दो इक्वल ऑर्डर की मैट्रिक्स हो और उन दोनों का आपके पास में यदि मल्टीप्लाई अपन करें और अपन को एक यूनिट मैट्रिक्स या इकाई आव्यूह प्राप्त हो जाए, तो उस केस में B है वो A का इनवर्स कहलाएगा, और B यदि A का इनवर्स है तो आपके पास में B बराबर A इनवर्स अपन लिख सकते हैं। और उस केस में यदि मैं B का मान यहाँ A इनवर्स पुट करता हूँ, A इंटू A इनवर्स बराबर यूनिट मैट्रिक्स और इक्वल टू A इनवर्स इंटू A, और ये आपस में सिमेट्रिक होने के कारण यदि B आपके पास में A का इनवर्स है तो A भी आपके पास में B का इनवर्स होगा, अर्थात A तथा B है वो परस्पर एक दूसरे के आपके पास में इनवर्स या व्युत्क्रम कहलाते हैं। B A का व्युत्क्रम है, उसी केस में जो A होगा वो आपके पास में B का व्युत्क्रम होगा। ये तो थी डेफिनेशन। अब अपन किसी भी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं वो अभी अपन देखते हैं। तो देखिए, अपन बात करेंगे कि आपके पास में किसी भी मैट्रिक्स का अपन इनवर्स किस प्रकार निकालते हैं। उससे पहले मैं आपको एक थ्योरम्स बताऊंगा जिसका यूज अपन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के अंतर्गत करेंगे। ठीक बात। तो देखिए क्या है वो थ्योरम। थ्योरम ये है, आपके पास में पहली थ्योरम अपन लिखा लिखते हैं कि यदि A तृतीय क्रम का ले लो या द्वितीय क्रम का ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या nth क्रम का ले लो, प्रत्येक ऑर्डर के लिए वेरीफाइड है या वैलिड है। यदि A तृतीय क्रम का वर्ग आव्यूह हो तो एक प्रॉपर्टी है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू यूनिट मैट्रिक्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। और यदि आपके पास में A तृतीय क्रम का है, यूनिट मैट्रिक्स तृतीय क्रम की होगी। यदि ये सेकंड ऑर्डर का है तो ये भी यूनिट मैट्रिक्स है, वो सेकंड ऑर्डर की होगी। ये आपके पास में एक थ्योरम है जिसका यूज अपन करेंगे इनवर्स निकालने में। पहले मैं इसका आपको वेरीफाई करके बताऊंगा कि ये वास्तव में ऐसा मैट्रिक्स के लिए होता है। अब बात सुनिए, अपन इसको प्रूव कर लेते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, एक एग्जांपल की सहायता से मैं प्रूव करूंगा आपको। देखिए, अपन लेट कर लेते हैं, मान लीजिए आपके पास में एक कोई मैट्रिक्स है। मैंने कहा है कि यदि A तृतीय क्रम का वर्ग आव्यूह है तो थर्ड ऑर्डर का मैं स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर कर रहा हूं, तो ये आपके पास में थर्ड ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, जिसको अपन ने इस प्रकार के एलिमेंट्स ले लिए। हमेशा जनरली अपन इसी प्रकार के एलिमेंट लेते हैं, तो आपके पास में देखिए इसमें भी अपन ने इसी प्रकार के एलिमेंट ले लिए। ये थर्ड बाय थर्ड ऑर्डर की है। अब मुझे बात बताइए, ये A तो हो गया, अब मुझे क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। तो यदि मैं एडजॉइंट निकालता हूं तो एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, देखिए अपन ने देखा था कि किसी भी मैट्रिक्स का अपन एडजॉइंट किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करते हैं और प्रत्येक एलिमेंट के कोफैक्टर निकालते हैं।
और उन कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी, अब देखिए ये मैट्रिक्स है, इसका कोफैक्टर से मैट्रिक्स कौन सी बनेगी, ये बनेगी, देखिए यहाँ इसका कोफैक्टर F11, यहाँ इसका कोफैक्टर F12 और इसका यहाँ पर कोफैक्टर F13 और यहाँ पर इसका हो गया F21, यहाँ पर हो गया F22, यहाँ हो गया आपके पास में F23, यहाँ पर हो गया F31, यहाँ पर हो गया F32 और ये हो गया F33। ये इस मैट्रिक्स की कौन सी मैट्रिक्स है, कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स, जिसको अपन ने कहा था Fij, या अपन बीच से कोई नाम देते हैं। तो मैंने कहा था कि इसके जो प्रत्येक एलिमेंट से जो कोफैक्टर आएगा उनकी अपन मैट्रिक्स बनाएंगे और यदि मैं उसका ट्रांसपोज लेता हूं, इसका मैं यदि ट्रांसपोज लेता हूं तो वो आपके पास में क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। यही तो अपन ने कहा था, कल की डेफिनेशन में भी यही कहा था और कल एग्जाम्पल भी अपन ने किए थे। तो ये है आपके पास में देखिए एडजॉइंट। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया, इसका ट्रांसपोज लूंगा तो ट्रांसपोज क्या आएगा, देखिए पंक्ति स्तंभ बन जाएगी। तो सबसे पहले स्तंभ बन जाएगा F11, F12, F13, F21, F22, F23 और ये हो गया आपके पास में F31, F32 और ये हो गया आपके पास में F33। ठीक बात। अब देखिए अपना यहाँ काम इसका है नहीं, मेरे को सिर्फ एडजॉइंट बताने के लिए मैंने ये लिखा था। और यदि आपको अभी भी ये समझ में नहीं आया तो अपन ने लास्ट के जो लेक्चर नंबर 1 और 2 देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब बात सुनिए, अपन ने यहाँ तक तो कर लिया, अब मुझे क्या करवाना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाना है। तो देखिए अपन मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो क्या आएगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, अर्थात आपके पास में कुछ इस प्रकार के एलिमेंट आएंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23 और ये हो गया आपके पास में A31, A32 और A33। इसके साथ में इसी मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स जो कि ये है, तो ये हो गया आपके पास में F11, F12, F13, F21, F22 और F23 और यहाँ पर आपके पास में आ गया F31, F32 और ये हो गया F33। ठीक बात, ध्यान रखना लड़के क्या करते हैं कि इसकी एडजॉइंट निकालने के लिए इसके कोफैक्टर तो निकाल लेते हैं, इसका ट्रांसपोज नहीं करते, तो उस केस में ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखना ट्रांसपोज लेना जरूरी है, तभी एडजॉइंट आता है। अब मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए अपन मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी का यूज होगा जो कि आपको याद होगी, वरना आप डिटरमिनेंट ऑफ प्रॉपर्टी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं बता दूंगा कि कौन सी प्रॉपर्टी काम में आ रही है। अब बात सुनिए, अपन क्या करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। दो मैट्रिक्स है और दो मैट्रिक्स का गुणा कब पॉसिबल होता है, जब इसके स्तंभ और इसकी पंक्तियां बराबर हो, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए ऑब्वियसली बराबर है। तो गुणा कैसे होता था एक बार बता देता हूं वापस, कि पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ वो यहाँ आएगा, सेकेंड एलिमेंट के लिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये था रूल। तो पहली पंक्ति का मैं पहले स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने पास में क्या आएगा, A11 F11 प्लस A12 F12, तो A12 F12, A13 F13, तो A13 F13। ठीक बात। पहले यहां पर जो एलिमेंट आएगा वो प्रथम पंक्ति का द्वितीय स्तंभ के साथ में, तो A11 F21 प्लस A12 F22 प्लस A13 F23, क्योंकि इस पंक्ति का इस स्तंभ के साथ में कर रहा हूं, फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ में, तो देखिए यहां पर आएगा A11 F31 प्लस A12 F32 प्लस A13 F33। ये आपके पास में मैट्रिक्स आ गई। इसी प्रकार अब मैं द्वितीय पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ में करूंगा,
तो अपने पास में क्या आएगा देखिए A21 F11 प्लस A22 F12 ये आ गया F12 प्लस A23 और आपके पास में आ गया F13। फिर अपन दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ में तो A21 F21 प्लस A22 F22 और प्लस आपके पास देखिए A23 तो ये हो गया F23 इसका इसके साथ। फिर तृतीय पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ में तो देखिए A21 F31 A22 F32 और प्लस आपके पास में A23 F33। ठीक बात। अब मैं तृतीय पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ में तो A31 F11 प्लस A32 F12 प्लस A33 और F13। फिर आपके पास देखिए वापस A31 F कौन सा रहेगा तृतीय पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ में 21 A32 F22 और प्लस A33 F23। फिर अपन बात करेंगे यहाँ A31 F31 A32 F32 प्लस A33 F33 ये आपके पास देखिए आ गई। अब मेरी बात सुनिए, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के अंतर्गत कि यदि किसी डिटरमिनेंट की किसी भी पंक्ति या स्तंभ का किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव के कोफैक्टर से यदि मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर दिया जाए तो उसका मान हमेशा 0 होता है। देखिए एक बार मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि यदि आपके पास में इसकी अपन डिटरमिनेंट लेते हैं तो डिटरमिनेंट आपके पास में क्या आएगी, ये डिटरमिनेंट आ जाएगी और इस डिटरमिनेंट की अपन ने वैल्यू देखी थी। इस डिटरमिनेंट की अपन ने वैल्यू क्या देखी थी, सारणी का जब मैंने प्रसार करवाया था इन द टर्म्स ऑफ माइनस एंड कोफैक्टर तब अपन ने ये कहा था कि इसका मान हो सकता है A11 F11 A12 F12 प्लस A13 F13 किसी भी पंक्ति या स्तंभ और उसके साथ में उसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव के कोफैक्टर। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं A21 F21 प्लस A22 F22 प्लस A23 F23 या फिर आपके पास कुछ भी लिख सकते हैं भाई, आपके पास ऐसा भी लिख सकते हैं A31 F31 प्लस A32 F32 प्लस A33 F33। मतलब जो एलिमेंट है उसी एलिमेंट के कोफैक्टर से यदि मल्टीप्लाई होकर ऐड हो रहा है तो वो उस सारणी का मान देगा। अब इसके अलावा मैंने बताया था कि यदि मैं इस पंक्ति को इस पंक्ति के अवयव के संगत कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूं तो उसका मान 0 होगा। तो देखिए अपन ने ये कहा था कि A11 के साथ में मैं यदि F21 कर देता हूं, A12 के साथ में यदि मैं F22 कर देता हूं और A13 के साथ में यदि मैं F23 कर देता हूं तो इसका मान हमेशा 0 आएगा। मतलब यदि अपन पंक्ति या स्तंभ कोई दूसरी, क्योंकि A11 का किसके साथ हो रहा है, इसके कोफैक्टर, क्योंकि F21 क्या है, इस एलिमेंट का कोफैक्टर है और F22 इस एलिमेंट का कोफैक्टर और A13 के साथ में इस एलिमेंट का कोफैक्टर या फिर इसके साथ में ये भी आ सकता है तो उस केस में हमेशा मान 0 होगा। मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसा होता है, लेकिन ध्यान रहे मैंने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तो उसका डेरिवेशन करवा रखा है कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो आप लास्ट में जाके जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज वाला वीडियो है वो जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एक तो आपको देखना है एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट इन टर्म्स ऑफ माइनस एंड कोफैक्टर और एक आपको डिटरमिनेंट की शायद चौथी या पांचवी प्रॉपर्टी मैंने ये करवाई थी। ठीक बात। तो अब मेरी बात सुनिए, इसके अनुसार A11 F11 A12 F12 A13 F13 क्या आ रहा है, डेल्टा आ रहा है। डेल्टा मतलब इसकी डिटरमिनेंट, डेल्टा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस A की डिटरमिनेंट को। यहाँ पर डेल्टा ध्यान रखना डिटरमिनेंट ऑफ A को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी वैल्यू को। तो उस केस में देखिए ये जो वैल्यू आएगी वो डिटरमिनेंट ऑफ A आएगी और ये A11 F21
A21 अर्थात आपके पास में इसका इसके एलिमेंट के साथ में कोफैक्टर और इसमें इस एलिमेंट का इस एलिमेंट के साथ में कोफैक्टर, तो ये दोनों टर्म क्या होंगे? जीरो। तो ये जीरो और ये देखिए इस पंक्ति के कोफैक्टर के साथ में A21 का F11 के साथ में, तो ये भी जीरो। लेकिन यहाँ पर देखिए A21 है तो F21, A22 F22, A23 F23, तो ये लग रहा है। तो यहाँ पर आपके पास वापस उसी सारणी का मान आएगा, ये जीरो और ये आपके पास में उसी सारणी का मान आएगा। तो ये थी अपनी बात। अब मैंने कहा था कि यदि किसी सारणी या पंक्ति में कोई अवयव कॉमन आ रहा है तो वो प्रत्येक अवयव से कॉमन आएगा, लेकिन सारणी में ऐसा नहीं होता था, वो किसी पंक्ति या स्तंभ से आता था। तो देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैंने बाहर निकाल लिया, क्योंकि भाई देखिए ये एक कांस्टेंट राशि है। आप कहोगे कैसे सर? क्योंकि मैंने कहा था कि अपनी ये क्या है, सारणिक है और सारणी का हमेशा कोई संख्यात्मक मान होता है, क्योंकि सारणी का अपन मान निकाल सकते हैं एक्सपेंशन करके। इट मींस ये कोई कांस्टेंट राशि होगी या कोई आपके पास में एबीसीडी का टर्म होगा जिसको अपन कॉमन निकाल लेंगे। तो पीछे क्या बचेगा? देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये है और ये क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर की। तो इसको मैं लिख सकता हूं डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I3। ये हुई ना बात। तो अब देखिए ये अपना पहला टर्म आ गया, ठीक बात। इसको मैं समीकरण देता हूं 1 और ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अब सेकंड बात, एडजॉइंट ऑफ A को मैं A से मल्टीप्लाई करूंगा, ये मैं पहले मैट्रिक्स लेता हूं, ये बाद में, तो वापस वही फैक्टर आना है, ठीक है। तो यही आएगा आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I3। तो ये थी अपनी प्रॉपर्टी जिसको मैं कल जब आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का डेरिवेशन करवाऊंगा कि उसका फॉर्मूला कैसे आता है, तो उसके अंतर्गत मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, ठीक बात। तो कल अपन देखेंगे कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करते हैं।